प्यारे बच्चों, आज हम जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा 12 जीव विज्ञान के पहले अध्याय जीवों में जनन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप सब जानते हैं कि पिछली कक्षाओं में हमने जीवों के जिन मुख्य लक्षणों का अध्ययन किया था, उनमें एक लक्षण यह भी था कि सभी जीवधारी अपने समान जीवों को जन्म देते हैं। तो फिर अपने समान जीवों को जन्म देने वाले लक्षण को ही जीवों में जनन कहा जाता है। तो जनन की क्या परिभाषा हुई? जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने समान अन्य जीवों को जन्म देता है। प्रकृति में चाहे वो जंतु हो, चाहे वो पौधे हों, हर जीव में किसी न किसी प्रकार का जनन अवश्य पाया जाता है, क्योंकि प्रकृति में जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन का होना अत्यंत आवश्यक है। जीवधारियों में मुख्य रूप से जनन दो प्रकार का होता है, जिसमें इस चार्ट के द्वारा आप समझ सकते हैं कि पहला जो प्रकार है वो है अलैंगिक जनन और दूसरा प्रकार है लैंगिक जनन। इन दोनों में अंतर को हम समझते हैं। अलैंगिक जनन वह जनन है जिसमें नर और मादा जैसे कोई भी जीव भाग नहीं लेते हैं, अर्थात जो जनन केवल एक अकेले जीव द्वारा ही संपन्न हो जाता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जबकि लैंगिक जनन वह जनन है जिसमें लैंगिक आधार पर अलग अलग जीवधारी भाग लेकर, जिसमें एक मेल होता है तथा दूसरा फीमेल जनन करते हैं। इसके बारे में आगे बताया जाएगा। सबसे पहले हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं। अलैंगिक जनन मुख्य रूप से अपने जैसे जीवों को जन्म देना तो है ही, साथ ही यह एक प्रकार की अपनी समरूप प्रतिलिपि बनाने की विधि भी है। जब कोई जीवधारी अपनी समरूप प्रतिलिपि बनाता है तो वो अलैंगिक जनन कर रहा होता है। जब हम अलैंगिक जनन के कुछ लक्षणों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यह पाते हैं कि यह केवल एक जनक द्वारा होता है। दूसरा, इसमें युग्मकों जैसी किसी रचना का निर्माण नहीं होता है। तीसरी, इसमें केवल सूत्री विभाजन होता है। सूत्री विभाजन जब किसी कोशिका में विभाजन होता है और उसके जो गुणसूत्र हैं वो नई बनने वाली कोशिकाओं में उतने ही संख्या में रहते हैं जितने कि मातृ कोशिका में थे, सूत्री विभाजन कहा जाता है। अलैंगिक जनन के बच्चों विभिन्न प्रकार हैं, जैसे विखंडन, मुकुलन, बीजाणु द्वारा, खंडन, पुनर्उद्भवन, कायिक जनन या सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा। तो सबसे पहले हम विखंडन के विषय में जानकारी लेते हैं। विखंडन का अर्थ है टूट जाना। जब कोई जीव, ये जरूरी है कि वो जीव एक कोशिकीय हो, जब कोई एक कोशिकीय जीव विखंडित होकर दो अथवा दो से अधिक समान जीवों में बट जाता है तो उसे हम अलैंगिक जनन की विखंडन विधि कहते हैं। विखंडन विधि भी दो प्रकार की होती है। इसमें एक है द्विखंडन और दूसरी है बहुविखंडन। जो द्विविखंडन है उसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो में बढ़ जाती है, या यूँ कह सकते हैं कि एक कोशिका से दो जीव बन जाते हैं। जबकि बहुविखंडन की क्रिया एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होने पर होती है। जब हम द्विखंडन का उदाहरण देखते हैं तो उसमें अमीबा, यूग्लिना आदि मुख्य रूप से होते हैं। इसके अलावा
जब हम बहुखंडन की बात करते हैं या बहुविखंडन की बात करते हैं तो इसका अच्छा उदाहरण हमारे कोर्स के हिसाब से प्लाज्मोडियम, स्पाइरोगायरा आदि है। अब अलैंगिक जनन की दूसरी विधि है मुकुलन। मुकुलन जीवधारी के शरीर पर, चाहे वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय, जीवधारी के शरीर पर कुछ उभार से बनते हैं और वे उभार पूर्ण जीव के रूप में परिवर्तित होकर मूल जीव से अलग हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कहते हैं। इसका उदाहरण स्पंज है, इसका उदाहरण यीस्ट की कोशिकाएं भी हैं। इसके बाद अगला हमारा क्रम पड़ता है बीजाणु द्वारा। बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन होने में किसी भी एक कोशिकीय जीव का केंद्रक बार बार समसूत्री विभाजन होकर कुछ विशेष प्रकार की रचनाएं अपने अंदर बना लेता है। इन रचनाओं को हम बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु चल अथवा अचल दो प्रकार के हो सकते हैं। चल बीजाणु वे होते हैं जिनमें फ्लैजेला या कशाभ पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये बीजाणु गति कर सकते हैं, जबकि अचल बीजाणु में कशाभ जैसी कोई रचना नहीं पाई जाती। बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन के उदाहरण हम अमीबा में देख सकते हैं, या फिर हम इसके अलावा यीस्ट आदि में भी इसको देख सकते हैं। इसके पश्चात खंडन। खंडन उस प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें बहुकोशिकीय जीव का शरीर टूटकर खंडित हो जाता है और प्रत्येक टूटा हुआ खंड नए जीव को के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेता है। जैसे स्पाइरोगायरा शैवाल होता है, अगर हम उसके तंतुओं को तोड़कर दूसरी जगह जल में छोड़ देते हैं तो वहाँ पर भी वे तंतु स्पाइरोगायरा के पूर्ण तंतु के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट नंबर है पुनर्उद्भवन। अलैंगिक जनन का यह प्रकार, जिसे हम पुनर्उद्भवन कहते हैं, इसमें जीवधारी अपने शरीर को यदि दो भागों में विक्षत कर लेता है तो दोनों ही भाग अपने विक्षत भाग को पूर्ण कर लेते हैं। इस अवस्था को पुनर्उद्भवन कहते हैं। पुनर्उद्भवन अलैंगिक जनन का ही एक उदाहरण है। पुनर्उद्भवन प्लेनेरिया, हाइड्रा आदि में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके पश्चात हमारा अलैंगिक जनन का नया प्रकार है कायिक जनन। कायिक जनन, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, काया से काया की उत्पत्ति होना। जब हम किसी जीव को, ये ज़्यादातर पौधों में होता है, जब किसी पौधे को या उसके किसी हिस्से को हम काट कर उगा लेते हैं तो उसको हम कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन दो प्रकार का हो सकता है, इसमें एक प्राकृतिक है और दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक में अजूबा की पत्तियां आपने देखी होगी, जिसे हम ब्रायोफिल्लम भी कहते हैं। अजूबा की पत्तियां जैसे ही टूटकर नम स्थान पर पड़ती हैं तो उसमें से जड़, तना, पत्ती जैसी रचनाएं अपने आप निकल आती हैं। तो यह कायिक जनन का एक उदाहरण है। दूसरा है कृत्रिम जनन। कृत्रिम जनन में हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी पौधे की तने आदि को काटकर उसके ऊपर कलम, दाब, बूटी आदि के द्वारा नए पौधे के रूप में जनन करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा है सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन से आशय है कि इसमें हम लेबोरेटरी के अंदर, या आप प्रयोगशाला के अंदर कह सकते हैं, प्रयोगशाला के अंदर हम जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन के ये विभिन्न प्रकार हुए, जिनमें विखंडन, मुकुलन, बीजाणु द्वारा, खंडन, पुनर्उद्भवन, कायिक जनन
तथा सूक्ष्म प्रवर्धन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब हम थोड़ी जानकारी लैंगिक जनन के विषय में लेते हैं। लैंगिक जनन वह जनन है जो युग्मकों द्वारा होता है, अर्थात इसमें नर और मादा दो प्रकार के युग्मक जनन में भाग लेते हैं। नर और मादा युग्मकों के उत्पन्न होने के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। पहले एकलिंगी तथा दूसरे द्विलिंगी। एकलिंगी जीव वे होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है, चाहे वह नर युग्मक हो चाहे वह मादा युग्मक हो। मनुष्य इसका उदाहरण है कि मनुष्य में पुरुष नर कहलाता है तथा स्त्री मादा कहलाती है। इसी प्रकार से कुछ जीव द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी जीवों में नर और मादा दोनों युग्मक एक ही जीव के अंदर उत्पन्न होते हैं। केंचुआ इसका एक अच्छा उदाहरण है। अब मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि युग्मक दो प्रकार के होते हैं। पहला नर युग्मक, जिसको हम इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक शून्य के या सर्किल के ऊपर तिरछा करके एरो का निशान बना दिया जाता है, तो यह नर युग्मक का चिन्ह होता है। दूसरा मादा युग्मक। मादा युग्मक का चिन्ह एक सर्किल के नीचे प्लस का निशान बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से नर और मादा दो प्रकार के युग्मक होते हैं। अब आखिर इन नर और मादा युग्मकों का जनन में क्या महत्व है? हाँ, हमने पढ़ा कि नर युग्मक और मादा युग्मक दो अलग अलग जीवों या एक ही जीव के अंदर उत्पन्न हो सकते हैं, किंतु लैंगिक जनन में युग्मकों द्वारा जीव की उत्पत्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि नर और मादा युग्मक आपस में एक दूसरे से न मिलें। बच्चों, यह आप स्पष्ट कर लें कि नर और मादा युग्मक से मेरा मतलब उन कोशिकाओं से है जो कोशिकाएं एक नर से उत्पन्न हुई है तथा दूसरी मादा जीव से उत्पन्न हुई है, और दोनों ही कोशिकाओं की उत्पत्ति अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के अंतर्गत होती है। अर्थात यदि नर युग्मक बनता है तो उसमें जो मुख्य जीव है, जितने उसके अंदर गुणसूत्र होंगे, उसकी कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्र होंगे, उसके आधे गुणसूत्र नर युग्मक के अंदर होंगे। जैसे मनुष्य के अंदर पुरुष में 46 गुणसूत्र होते हैं और उसके युग्मक के अंदर भी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 23 गुणसूत्र रह जाएंगे। इसी प्रकार से मादा युग्मक के अंदर भी 46 के आधे अर्थात 23 गुणसूत्र ही रह जाते हैं। जब ये नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। निषेचन या फर्टिलाइजेशन होने के बाद नर और मादा युग्मक दोनों कोशिकाएं आपस में मिलकर एक कोशिका बनाती है और उस कोशिका को युग्मनज कहते हैं। युग्मनज को अंग्रेजी भाषा में जाइगोट कहा जाता है। युग्मनज में चूंकि आधे गुणसूत्र नर युग्मक के हैं तथा आधे गुणसूत्र मादा युग्मक के हैं, इस प्रकार से एक युग्मनज के अंदर पुनः दुगने गुणसूत्र हो जाते हैं जितने कि उस मुख्य जीव में थे। इस प्रकार से युग्मनज आगे विकसित होकर भ्रूण बनाता है और भ्रूण से जीव की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार से हमने लैंगिक जनन की यह पूरी रूपरेखा पढ़ी। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जीवन चक्र की कुछ अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले हमें जानना यह आवश्यक है कि जीवन चक्र क्या है। बच्चों, प्रत्येक जीव जीवन के कुछ विशेष लक्षणों या सोपानों से होकर गुजरता है। इन सोपानों को एकत्र करके जो एक चक्र बनता है उसे ही हम जीवन चक्र कहते हैं। प्रत्येक जीव में सबसे पहले उसकी किशोरावस्था आती है, उसके पश्चात प्रजनन अवस्था आती है, उसके बाद जीर्णावस्था आती है,
और प्रत्येक जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और फिर नए जीव से नया जीव जन्म ले लेता है। यही प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है और इस प्रक्रिया को कुल मिलाकर जीवन चक्र कहा जाता है। अब इस प्रकार से हम जीवों में जनन के मुख्य मुख्य प्रकारों से अवगत हो गए हैं। आशा है आप लोगों को यह वार्तालाप अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कभी कोई समस्या आए तो आप कमेंट करके इसकी जानकारी मुझसे साझा कर सकते हैं।